वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 162 यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 162 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है जनरल साइंस का। परागकणों की बाहरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? The outer layer of pollen grain is made up of which of the following? बताइए। स्पोरोपोलेनिन, राल, काइटिन या सेलुलोज की, किसकी? परागकणों की बाहरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ए है इसका आंसर। देखिए, परागकण जो है आमतौर पर गोलाकार होते हैं। इनका व्यास होता है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक, और इसमें दो परतों वाला एक आवरण यानी दीवार होता है, और कठोर बाहरी परत जिसको क्या कहा जाता है? एक्सिन, और स्पोरोपोलेनिन से बना होता है वो, जो ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है, और यह उच्च तापमान और प्रबल अम्ल और क्षार का सामना कर सकता है। स्पोरोपोलेनिन से प्रबल कोई भी एंजाइम अभी तक ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, तो परागकणों की बाहरी परत बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलेनिन की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। आरटीआई एक्ट 2005। देखिए, कोई भी नागरिक केवल सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध कर सकता है, निजी संस्थानों से नहीं। ठीक है, केवल गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से नहीं। और अनिवासी भारतीय भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सही है क्या? देखिए, पहला तो सही है, दूसरा सही है क्या? दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो कोई भी भारतीय नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध कर सकता है, यह निजी संस्थानों पर लागू नहीं होता आरटीआई एक्ट। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला भी सही है। आरटीआई एक्ट गैर भारतीय निवासियों को अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वन्य जीव संरक्षण विषय का प्रावधान भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? देखिए, भारतीय संविधान में जो है 12 सूची हैं। ठीक है, 12 अनुसूची हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो वन्य जीव संरक्षण विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। सी है इसका आंसर। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 151 ए जी में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48 ए के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में काम करेगा। ठीक है, और यह है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत और यह है मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? ठीक है, अब यही चीज़ अगर 21 के लिए पूछ ले तो उत्तर बदल जाएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 की बात करें तो एलॉन मस्क हैं, लेकिन यहाँ 22 के लिए पूछा है तो इसका उत्तर क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अर्थात स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टाइम मैगजीन ने हाल ही के अंक में जेलेंस्की को कवर पेज पर जगह दी है। देखिए, पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो टाइम मैगजीन का एक वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार या एक वस्तु को दर्शाया गया है जिसने वर्ष की घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। देखिए, इसे मैगजीन के संपादकों द्वारा चुना जाता है। पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की परंपरा वर्ष 1927 में शुरू हुई थी
और वर्ष 1930 के संस्करण में महात्मा गांधी को चित्रित किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क हैं। ठीक है, और 22 के लिए जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, एस. चंद्रशेखर या श्रीनिवास रामानुजन? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास रामानुजन। बड़ी हस्ती। तो देखिए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर आधारित है। इनका समय है 1887 से 1920। ठीक है, और इन्हें गणितज्ञ विश्लेषण के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए जाना जाता है। हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी 22 दिसंबर को। और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जो है उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 32 वर्ष की आयु में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अटैम्प्ट नहीं ख़त्म होते इस एज तक। ठीक है, और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की और इतिहास बन गए। देखिए, वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ था, और रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संत रविदास के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इनमें सही होगा? देखिए, संत रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के सुधारवादी संत थे, और उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की, और उन्होंने समाज को सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। संत रविदास से रिलेटेड डी है इसका आंसर। देखिए, गुरु रविदास या संत रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के सुधारवादी तथा एक रहस्यवादी कवि संत थे। उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में एक मोची के परिवार में हुआ था, और एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं की रचना के कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया, और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा की खुले तौर पर निंदा की उन्होंने, और उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला। उन्होंने समाज को न्याय, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक पाठ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। समानता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीन कथन इनमें से बताना कि कौन सा सही होगा। देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और सब करा रखी हैं एग्जाम में, कोई भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। ये किसकी प्रतिमा है और कहाँ स्थित है, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समानता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के संबंध में पहला स्टेटमेंट है, हैदराबाद में स्थित है और 8वीं शताब्दी के भक्ति संत शंकराचार्य की मूर्ति है ये, और ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और यह प्रतिमा पंचलोह से बनी है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। सही चुनाव कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, हैदराबाद में तो स्थित है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, लेकिन ये संत शंकराचार्य की नहीं है, भक्ति संत शंकराचार्य की नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है, सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं है विश्व की है। तीसरा वाला करेक्ट है, पंचलोह से बनी है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्सा शामिल है। तो सही पूछा है तो सही एक तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, केवल 3 होगा, और जहाँ जहाँ 2 है उसको भी हटा दीजिए। बी है इसका आंसर।
देखिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा, ना कि शंकराचार्य, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया। तो पहला वाला गलत है। वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार के उनके विचार को कायम रखते हुए भारत ने उनकी 1000वीं जयंती को समानता के त्यौहार के रूप में मनाया। और यह जो है 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें पंचलौ यानी 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया है। और यह धातु की बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। ठीक है, सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है, ना कि सबसे ऊंची प्रतिमा ये। और वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। तो भी करेक्ट है, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक था या थी, क्या था? शांति और संघर्ष की परिषद, विदेश मामलों के मंत्री, अन्न भंडार के प्रभारी, या गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई उपाधि परम भट्टारक? गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई उपाधि। देखिए, गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, और दूसरे शब्दों में इस अवधि में वैष्णववाद, शैववाद, शक्ति पूजा आदि जैसे ब्राह्मणवादी धार्मिक विश्वासों का उदय हुआ। यहाँ के शासक स्वयं विष्णु के प्रबल उपासक थे। उन्होंने वैष्णव उपाधियों जैसे कि परम बलियागबाता और परम भट्टारक आदि को धारण किया। तो करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चोल अभिलेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है, उनमें से एक भूमि है पल्लिच्छंदम भूमि थी, और ये इंपॉर्टेंट है। पल्लिच्छंदम हो गई, साला भोग हो गई, ठीक है। मंदिरों को भेंट की गई भूमि, स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि, गैर ब्राह्मण किसान मालिक की भूमि, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। पल्लिच्छंदम ये है जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, डी है इसका आंसर। देखिए, चोल अभिलेखों में जो है भूमि की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित थी। बेल्लन वगई, ब्रह्मोदय, शाला भोग, देवदान और है पल्लिच्छंदम। और ये इंपॉर्टेंट है, साल दर साल छोड़कर पूछ ही लेता है एग्जाम में, यूपीएससी के लिए भी, स्टेट पीसीएस के लिए भी। तो बेल्लन बगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि है। ब्रह्मोदय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि है साला भोग, ठीक है। और मंदिरों को भेंट की गई भूमि कौन सी है? देवदान या तिरुन मट्टकनी, ठीक है। और पल्लिच्छंदनम ये है जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, याद रखिएगा इनको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं? केवल अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य, या किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। देखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ना तो SC/SC समुदाय के लिए है ये, ना बीपीएल परिवारों के लिए है, ना पिछड़े वर्गों के लिए, तो सभी के लिए है। काम की गारंटी है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को। कितने दिन के काम की गारंटी? 100 दिन के काम की गारंटी। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा बोलते हैं इसको, जो विश्व का सबसे बड़ा काम की गारंटी कार्यक्रम है। इसको जो है 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया था। और यह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है, ठीक है। अकुशल श्रम करने के इच्छुक, और कितने दिन है? 100 दिन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कार्यों या परियोजनाओं के माध्यम से स्थायी गरीबी के कारणों को संबोधित करके सतत विकास सुनिश्चित करना है। और इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।